खुश आमदीद। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक बहुत अहम इशू से बात करेंगे जो हम सबकी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। हम हर मसले के बारे में ये कहते हैं लेकिन डायरेक्टली हमारी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए कि मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ते मरीज़ों के लिए बुरी खबर है। हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, दिल की बीमारियों समेत जान बचाने वाली 94 अद्वियात जो है महंगी कर दी गई हैं और ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में किया गया। जबकि तर्जुमान वज़ारत सेहत इस पर यह कहते हैं कि अद्वियात की कीमतों में कई साल से इजाफा नहीं किया गया था। हुकूमती फैसले का दिफा करने के लिए मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के हमरा ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने बताया था कि काबीना ने उन अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी है जिनकी मार्केट में किल्लत है। अच्छा, ये बहुत अहम इशू है, इस हवाले से हम बात करेंगे ज़काउर रहमान साहब, चेयरमैन फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ज़का साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताइएगा सर कि ये कीमतों में इजाफा क्यों नागुज़ीर है और ख़ास तौर पे गुज़िश्ता साल अप्रैल में भी अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया, इस साल अभी जुलाई में फिर कीमतें बढ़ा दी गई हैं। ये एक साल में 2 मरतबा इजाफा है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। ऐसा क्या हो गया कि अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे की ज़रूरत पड़ रही है? देखें, जो एनुअल इजाफों की आप बात कर रही हैं, ये प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर जैसे पाकिस्तान में डिवैल्यूएशन होती है और इन्फ्लेशन होती है, उसकी वजह से एक एनुअल प्राइस एडजस्टमेंट दी जाती है। पिछले साल जुलाई में ये 5% थी और इस साल जो है ये 7% है। तो इसमें जो प्रॉब्लम, ये जो पर्टिकुलर केसेस हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं, ये कुछ ऐसी एसेंशियल ड्रग्स हैं। देखें, पिछले साल जो था ना 2019 में, ये पोल्यूशन के जो कानून थे वो चाइना ने अपने तब्दील किए और हमारा खाम माल काफ़ी जो है वो चाइना से आता है। उसकी वजह से बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की कीमतें जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और ये केसेस जो थे ये फरवरी 2019 में जो ड्रैब का प्राइसिंग बोर्ड है उसके अंदर पेश हुए थे और फिर इनका फैसला हुआ था। अनफॉर्चुनेटली इन दवाइयों का फैसला ऊपर फिर कैबिनेट ने करना था, वो 2-3 दफ़ा गया है और फिर वो किसी ना किसी इतराज की वजह से उस पर अमल नहीं हो सका। तो इसमें बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं, जैसे एसिटाजोलामाइड है, ये इंट्राओकुलर प्रेशर के लिए एक दवाई है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और ये सस्ती सी दवाई है, मगर इसमें जो इंक्रीज था वो प्राइसिंग पॉलिसी में मैकेनिज्म यही है इंक्रीज का। तो पाकिस्तान में 50,000 दवाइयाँ हैं, उनमें ये 92 में इंक्रीज दिया गया है और ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो सस्ती दवाइयाँ हैं और ज़रूरी दवाइयाँ हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। और इंटरनेशनल मार्केट में इनकी रॉ मटेरियल की प्राइसेस जो थी एग्जॉर्बिटेंटली बढ़ गई थी, उसकी वजह से इनमें एडजस्टमेंट दी गई। ठीक है ज़का साहब, ये कहिएगा कि ये कहा गया क्योंकि ये मार्केट से शॉर्ट हो गई थी, लोग इसको बना नहीं रहे थे, इसलिए इनको महंगा करना पड़ गया। क्या हुकूमती लेवल पर देखा जाए तो जिम्मेदारी तो ये नहीं होनी चाहिए कि उनको मार्केट में अवेलेबल किया जाए, ना कि जब कोई शॉर्टेज हो तो फिर कीमतें बढ़ा दी जाए? देखें, जो प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर ये है कि जब कोई प्रोडक्ट, इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में ये पोजीशन थी कि जो इनकी कॉस्ट थी, इनकी सेलिंग प्राइस से तकरीबन डबल हो गई हुई थी। तो अब वो कंपनियां पिछले 2 साल से लॉस में बेच रही थी। इवेंचुअली फिर कुछ कंपनियों ने मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया या बनाना कम कर दिया क्योंकि उसमें लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे। लेकिन ज़का साहब, ये कैसे लॉसेस हैं सर कि आप मतलब डॉक्टर्स को दौरे हैं वो भी अभी तक जारी हैं, उनकी होम अप्लाइंसेस भी आ जाती हैं, उनके बच्चों की बाज़ात तालीम के अखराजात, टिकट्स भी हो जाते हैं। तो अगर लॉसेस हैं तो वहाँ पे खर्चे कम करने चाहिए ना कि जो मरीज़ है उसको डायरेक्टली इफेक्ट किया जाए, अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी जाएँ। नहीं, इसके अंदर देखिए आम इस्तेमाल की दवाइयाँ हैं, ये बहुत सारी। देखिए, पाकिस्तान की 3 अरब डॉलर की मार्केट है सालाना और 95% दवाइयाँ हमारी लोकली बनती हैं। इस वक्त हमने काफ़ी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं और हमारे हमसाए ममालिक से के ऊपर भी। तो अब अगर ये दवाइयाँ लोकल बन रही हैं और ये हमारे पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया में सस्ती तरीन दवाइयाँ, और ये जो आप बातें कर रही हैं, ये अभी हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम इसका हमने मार्केटिंग के रूल्स ड्राफ्ट किए हैं। अच्छा। उनके ऊपर अमल दरामद करें ताकि ऐसी चीजें ना हों। मगर हर दवाई जो जैसे ऑगमेंटम है, इंडिया से हमारी को 25-30% सस्ती है, इसलिए बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं वो हमारे हमसाए ममालिक से बहुत सस्ती हैं पाकिस्तान में। और हम $300 मिलियन की एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। कई हमारे हमसाए ममालिक हैं
जो डिपेंडेंट है हमारे ऊपर दवाइयों के लिए, जैसे कि अफगानिस्तान। जी ठीक है ज़का साहब, इसलिए रजिस्टर्ड कंपनियां जो होती हैं इंडिया में, आप जैसे बार बार रेफरेंस दे रहे हैं, उनके शेयर होल्डर्स होते हैं और वो शेयर होल्डर्स को मुनाफे में हिस्सा भी देती हैं, तो उनको जो है मतलब उन्हें उनकी कीमत फिर भी वो डिवाइड होती है। हमारे यहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है, तो जितना भी मतलब है कि लॉस हो, पूरा मुनाफा तो जा रहा होता है कंपनी को, उतना वो सिलसिला नहीं है डिवीजन का, उनके जो मुनाफे को डिवाइड नहीं होती वो, तो फिर भी अगर हम कंपैरिजन करें उससे तो मुनासिब बात है। नहीं, हमारी भी बहुत सारी कंपनियां पब्लिक लिमिटेड हैं, जो नेशनल पाकिस्तानी कंपनीज भी हैं और मल्टीनेशनल भी हैं। ये बहुत सारी कंपनियां पब्लिक लिमिटेड हैं और उनका आप शेयर भी खरीद सकते हैं, तो ये मसला नहीं है। मसला देखें ये है कि अगर हम दुनिया से सस्ते तरीन हैं दवाइयों के अंदर और फिर कुछ दवाइयों में एडजस्टमेंट की ज़रूरत है और प्राइसिंग पॉलिसी में इसका एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, उसमें जब तक आप सबूत पूरे नहीं देते आपकी दवाई की प्राइस एडजस्ट नहीं की जा सकती। तो वो ज़रूरी है। इसमें देखें कैंसर ड्रग्स हैं, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स हैं, ये एसेंशियल ड्रग्स हैं, जिस तरह मैंने एसिटाजोलामाइड का कहा, इसी तरह ये न्यूट्रिशन की कुछ दवाइयाँ हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमें अशद ज़रूरत है उनकी। ज़का साहब, एक दवाई, वही दवाई जो है एक ब्रांड की 200 रुपये में मिल जाती है, मैं अंदाज़न बता रही हूँ, और दूसरे ब्रांड की जो 1000 रुपये की मिलती है। डॉक्टर साहब जो है वो 1000 रुपये वाली तजवीज़ करते हैं क्योंकि उनके ट्रिप्स लगवाए होते हैं उस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने। जेनेरिक नाम से लिखने पे इत्तेफाक क्यों नहीं हो रहा? आप इंडिया की बात करें, दुनिया की बात करें, कहीं डॉक्टर ब्रांड नेम सजेस्ट नहीं करता, जेनेरिक नेम के साथ दवाई दी जाती है जो सस्ती तरीन होगी, वो पेशेंट को मिल जाएगी। या फिर कीमत में इतना फर्क क्यों है, ये बता दें। ये जो माफिया के तौर पर ऑपरेट करना है कि गवर्नमेंट के मार्केट से गायब कर दो, गवर्नमेंट मजबूर होकर इजाफा करे कीमतों में, तो फिर उन्हें वापस मार्केट में ले आओ। देखें, गवर्नमेंट ने जहाँ कीमतें बढ़ाई हैं वहाँ कीमतें कम भी की हैं। ये जहाँ डिस्पैरिटी इन प्राइसेस है कि कोई महंगा बेच रहा है, बट मार्केट जो है वो खुद एडजस्ट कर जाती है। मतलब ये मोंटेल्यूका जो एस्थमा की दवाई है, उसमें जो ओरिजिनेटर की कीमत जो है वो जो जेनरिक कंपनीज हैं, ए क्लास जेनरिक कंपनीज हैं, वो उनसे उनकी कोई 3-4 गुना ज़्यादा है, मगर 90% जो सेल होती है वो इन जेनरिक दवाइयों की होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि लेकिन सर, जेनेरिक नेम से प्रिस्क्रिप्शन करने में क्या कबाहत है? अगर पूरी दुनिया में ये असूल लागू है तो हमारे यहाँ डॉक्टर हजरात को ट्रिप्स की जरूरत क्यों पड़ती है कि वो एक दवाई को, एक मखसूस दवाई को जो है वो प्रिस्क्राइब करते रहें और अपना उसमें से प्रॉफिट लेते रहें? जो पाकिस्तान की मार्केट है ना, इसको हम कहते हैं ब्रांडेड जेनरिक्स। ये दुनिया में बहुत जगह ऐसे है, मतलब ये इटली के अंदर इस तरीके से है, स्पेन में है, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये ब्रांडेड जेनरिक्स होते हैं। पाकिस्तान का जो हमारा लाइसेंसिंग का और जो इंस्पेक्शंस का जो सिस्टम है उसको हार्मोनाइज किया जा रहा है। तो जब ये सारी कंपनियों की क्वालिटी एक जैसी हो जाएगी तो फिर जेनरिक स्कीम करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही जा सकती है। ये क्वालिटी की बात है, क्वालिटी की बात है कि अगर क्वालिटी बुरी है तो वो मेडिसिन मार्केट में आ क्यों रही है सर? नहीं, वो गवर्नमेंट अब इस वक्त जो है ना नया, ये एक फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन की हार्मोनाइजेशन के एक निज़ाम के अंदर गवर्नमेंट दाखिल हो रही है और उसके अंदर वो अब सब की इंस्पेक्शंस कर रही हैं और वो पूरी कोशिश की जा रही है। ज़काउर रहमान साहब, कीमतें कम आएंगी, कुछ बता दें। कीमतें सर, कीमतें कम भी आएंगी या आवाम उम्मीद रखें, या नहीं कीमतें ऊपर से ऊपर ही जाएंगी? इन्होंने देखिए पिछले साल भी तकरीबन 200 दवाइयों की कीमतें कम हुई थी जो मेजर मॉलिक्यूल्स थे। अभी भी इन्होंने कोई 70-80 दवाइयों की कीमतें कम भी की हैं। और ये जो प्राइसिंग पॉलिसी है इसके अंदर कीमतें बढ़ती भी हैं, जहाँ ज़रूरी होता है और जहाँ कम की जानी चाहिए वहाँ कम भी होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। बहुत शुक्रिया। ये कुछ बुनियादी ज़रूरत की अशिया हैं जिसमें जान बचाने वाली अद्वियात हैं, जिसमें मुख्तलिफ ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स जिनको जैसे कैंसर के मरीज़ हैं, जिनको कि फौरी तौर पर अद्वियात की ज़रूरत होती है, इनकी कीमतों में इजाफा यकीनी तौर पर आम आदमी के लिए। और ये कहा जा रहा है कि ये सस्ती जो है अद्वियात है, लेकिन ऐसा सस्ती हो भी तो 50% तक इजाफा कर दिया गया है। जितनी भी मतलब सस्ती हो या महंगी हो, 50% का इजाफा एक बहुत बड़ा इजाफा। अच्छा, वो डॉलर प्राइस से या उनसे कंपैरिजन कर लेते हैं, ये नहीं देखते कि औसतन आमदन कितनी है वहाँ पे, एक शख्स की जो औसत आमदन है वो कितनी है, उस हिसाब से परचेजिंग पावर कितनी है। हम मतलब जब कंपैरिजंस करते हैं तो कंपैरिजन हमारे बड़े अनरियलिस्टिक होते हैं। और ये एक बड़ी, जब हम कंपैरिजन करते हैं ना कीमतों का, तो हम करते हैं यूरोप के साथ, हम करते हैं अमेरिका के साथ। जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि देखिए हम पाकिस्तान तो अभी तरक्की पजीर मुल्क है। आपको पता है हमजा, अगर एक लंबे अरसे के लिए आप मुल्क से बाहर जाए ना, तो भले आप दुनिया के जैसे कहना चाहिए बेहतरीन सहूलियात और जैसे फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं, और यहाँ पे आप ट्रैफिक से भी आप परेशान हो रहे होते हैं, लोगों के रवैये पे भी शिकायत होती है, आपको सहूलियात पर भी होती है, आलूदगी पर भी, मगर
जब आप अपने वतन वापस उतरते हैं ना, तो वही आलूदगी वाली हवा में एक लंबा सांस आप लेते हैं, और जो उसकी बास है ना, जो उसकी महक है, वही चीज़ें जो आपको पहले इरिटेट कर रही होती हैं, आप कहते हैं शुक्र है या अल्लाह हमारा मुल्क अल्लाह ताला ने हमें दिया है। तो ये एक बहुत खूबसूरत एहसास है। और अपने मुल्क के खूबसूरत मकामात को एक्सप्लोर करना चाहिए। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और अब सयाहत को ये हुकूमत भी फ़रोग दे रही है। और कोरोना आ गया, लेकिन अब कोरोना के बाद भी सयाहत को फ़रोग दिया जा रहा है। अगला जो इशू है ना, मैं उसके बारे में एक बात कहते हुए, उसके इशू नहीं, हम अपने मेहमान जिससे आपको मिलवाने जा रहे हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम इनसेंसिटिव होते जाते हैं, हम बेहिस होते जाते हैं, हमारे अंदर से सादगी ख़त्म होती जाती है, मसनूईपन आता जाता है, हमारे अंदर से वो जो एक चीज़ों का एहसास है वो ख़त्म होता जाता है, बेहिसी आती जाती है। बच्चे इस तमाम चीज़ों से आज़ाद होते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। आई एम रियली ग्लैड कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं और आने वाली नस्ल है वो बहुत सारे अहम इशूज़ पे बहुत सेंसिटाइज भी हैं, सेंसिटिव भी हैं, अवेयर भी हैं और एक्सप्रेस भी करते हैं, और क्रिएटिव भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और अपने जज्बात के इजहार और अपना पैगाम दूसरों तक पहुँचाने के लिए मुसव्वरी को बेहतरीन ज़रिया हमारी ये जो मेहमान है आज की, उन्होंने बना लिया है। 13 साला पाकिस्तानी तालिबा है फातिमा, इसी मुनफरिद तरीका इजहार से लोगों को मौसमियाती तब्दीली के बायस पैदा होने वाले खतरात से हम बात करते हैं। 9वीं क्लास की ये तालिबा हैं और वेरी टैलेंटेड फातिमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। जी फातिमा, बताइए, माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ आप काम कर रही हैं, इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी सोच और फिर मुसव्वरी, ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया था? जी सबसे पहले अगर हम अपने माहौल को देखें तो उससे हमें साफ वाज़ेह होता है कि क्या हमारा माहौल इतना बिगड़ा है। फिर मैं जब 7वीं जमात में थी तो मैंने जब माहौलियाती तब्दीली के बारे में पढ़ा और आलूदगी के बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हम इंसान कैसे अपने माहौल को बिगाड़ रहे हैं और हम उसके लिए, उसकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर रहे। पिछले साल मैंने शुरू किया और मैंने माहौलियाती तब्दीली के ऊपर काम करना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगता था कि हमारी अपनी जिम्मेदारी है और अपनी कौम को बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही, क्या बातें करी है ना फातिमा के चीफ जस्टिस को कहना पड़ता है कि प्लास्टिक पे बैन करें, ये माहौलियात को, हमारी माहौल को ख़राब करता है, आलूदगी का बायस बनता है, हम लोग उस बारे में सेंसिटिव नहीं होते। किस क्लास में पढ़ती हैं फातिमा? और दोस्तों को पता है कि आप ये काम कर रही हैं, उनको पता चलता है या फैमिली को पता चलता है तो क्या रिमार्क्स होते हैं, क्या उनका सपोर्ट करते हैं, कहते हैं नहीं पढ़ाई पे तवज्जो, तो पढ़ना ज़्यादा अहम है? मैं 9वीं जमात में पढ़ती हूँ और मेरे जितने भी दोस्त हैं, पहले तो जब शुरू में मैंने ये सब स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया या मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता था। लेकिन अभी जब उनको पता चल गया, जब कराची के सैलाब आए और ऐसे कुछ फ्लड्स आए तो उनके बाद उनको पता चला कि ये कितना एक अहम इशू है और इस पे कोई भी बात नहीं कर रहा। तो टीचर्स समेत स्टूडेंट्स ने भी मेरी बहुत मदद की, मेरे कैंपेन्स में, प्लांटेशन ड्राइव्स में, सब में मेरी बहुत मदद की। और उसके बाद वो भी मेरे साथ जितने भी हमारे सेमिनार्स वगैरह होते हैं उसमें भी मुझे ज्वाइन करते हैं। ये बताएं कि जब आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो गई, अब आपके जज्बात क्या हैं? अब आप करना क्या चाहती हैं? क्या दिमाग में है कि मैंने ये ज़रूर करना है? सबसे पहले तो मैंने जो है तो शुरू किया है प्लांटेशन और क्लीन अप ड्राइव्स खैबर पख्तूनख्वा में। दूसरा ये कि हम क्लाइमेट स्ट्राइक कर रहे हैं, अभी हम मुख्तलिफ डेट्स पे हम क्लाइमेट के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसमें हम गवर्नमेंट से अपने माहौल की बेहतरी के लिए कुछ लॉज मांग रहे हैं। दूसरा ये है कि हम स्कूल्स में, मुख्तलिफ स्कूल्स में जाकर हम सेमिनार्स करते हैं जिसमें हम बच्चों को क्लाइमेट चेंज के बारे में बताते हैं, प्लास्टिक के बारे में बताते हैं कि वो कितना नुकसानदेह है हमारे लिए। और हम और जो काम कर रहे हैं उसमें से सोशल मीडिया एक्टिविज्म भी है। फातिमा का एक आर्टिस्टिक एबिलिटी तो आपकी है ही, मुझे आपका ना कॉन्फिडेंस बड़ा अपील कर रहा है। कहीं कभी आप मुझे एक पॉलिटिशियन लग रही हैं, कहीं आप मुझे एक एनवायरमेंटल जो है एक्सपर्ट लग रही हैं, कहीं आप मुझे जो है ना एक न्यूज़ एंकर लग रही हैं, मोटिवेशनल स्पीकर लग रही हैं। फ्लो में उतनी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे आपको देखकर ना याद आ रहा है जब मैंने मलाला यूसुफजई का इंटरव्यू किया था और अभी उन पर ये हमला नहीं हुआ था जिसके बाद वो मुल्क से बाहर गई हैं, तो जो विगर, जो एनर्जी, जो एक एंथुजियाज्म बच्चों में मुझे नज़र आता है, बड़ा इंस्पायर करता है। इसलिए अगर लोग नहीं भी सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, जो आप कर रही हैं वो बिल्कुल सही है। तो मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि जो सोसाइटी है, लोग हैं, इर्द गिर्द माहौल है, उसमें आपका काम कंट्रीब्यूट कर रहा है? आप कैसे सर्विस कर रही हैं, क्या कर रही हैं आप, उसको ज़रा लोगों को आप खुद अपनी ज़बान से बताएं कि आप क्या कर रही हैं। जैसे कि
मलाला यूसुफजई ने भी पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया, उन्होंने भी हमारी कौम को बेहतर बनाने के लिए बहुत से काम किए। तो मैं भी उनकी तरह पाकिस्तान को बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान का माहौल पहले जैसा हो जाए, क्योंकि हम पाकिस्तान जो है वो एक बहुत खूबसूरत मुल्क है और हम चाहते हैं कि वो दोबारा से ही वही खूबसूरत मुल्क बन जाए, ना कि ये एक गंदा और सफाई पसंद मुल्क की हैसियत से उसको और लोगों के सामने उसको पहचाना जाए। लेकिन अभी अगर हम अपने माहौल को देखें, अपने लोगों में देखें, तो किसी में भी ये सेंस नहीं है कि कैसे हम अपने माहौल को बिगाड़ रहे हैं या उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इस हवाले से मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों में शऊर पैदा करूँ, मैं लोगों को समझाऊँ कि वो कैसे अपने माहौल को बेहतर कर सकते हैं और इसके बुरे असरात से वो कैसे बच सकते हैं। सेल्फ एश्योर्ड, थैंक यू वेरी मच फातिमा, बहुत शुक्रिया। विश यू गुड लक इन योर टारगेट्स और ड्रीम्स, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ये जो सेल्फ एश्योरेंस है ना, ये बड़ी खूबसूरत बात है। जो बंदा ये पहचान लेता है ना कि वो क्या करना चाहता है और वो क्यों करना चाहता है, यकीन करें उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद पा लिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान।